तो हम लोग अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पाइथन लिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारे जो लिस्ट में हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े थे, उसमें हमने सबसे पहले लिस्ट के बारे में ये जाना था कि लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल होती है, डायनेमिक होती है और हेट्रोजीनस होती है। तो हम लोग लिस्ट के लिए गूगल कोलैब का इस्तेमाल आज करेंगे। यूजुअली हम लोग आइडल पे ये प्रोग्राम्स बना रहे थे, पर हम ऐसे गूगल कोलैब सर्च करके भी गूगल कोलैब के इंटरफेस पे जा सकते हैं। और यहाँ पे गूगल कोलैब में आप एक न्यू नोटबुक पे क्लिक करते हैं। तो जब आप इसके लिए लेकिन आप लॉग्ड इन होने चाहिए। तो गूगल कोलैब में जब आप लॉग इन हो जाते हैं तो यहाँ से आपका जो है ये ऑप्शन आ जाएगा, और ये जो हमारे सामने ओपन हुआ है ये एक जुपिटर नोटबुक है, क्लाउड होस्टेड नोटबुक है। तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक लिख देते हैं, लिस्ट एंड इट्स मेथड्स। तो हम लोग यहाँ पे जो पाइथन सीख रहे हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कनेक्ट किया तो ये कनेक्ट होने लगा। तो कोई भी वर्क करते समय जब आप पहला कमांड लिखेंगे तो ये आपके जो गूगल कंप्यूट इंजन है, आप देख सकते हैं कि पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन के बैकएंड से कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग जो सीख रहे हैं वो हमारा प्रोग्राम है पाइथन फॉर एआई, एमएल, डेटा एनालिटिक्स एक्सेट्रा। जो भी चीज़ के लिए आप पाइथन सीखना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक, डेटा साइंस एक्सेट्रा, जिसकी पर्पज से ये सारा पाइथन का जो पार्ट है ये कॉमन है। तो सबसे पहले लिस्ट एंड इट्स मेथड। लिस्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल होती है। तो हम लोग एक लिस्ट से शुरू करते हैं। तो जैसे हमने कहा एम एल इज इक्वल टू, और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे लिखा, और ऐसे करके हमने एक 5 नंबर्स की लिस्ट बना ली। और अगर हम एम एल को प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे जिस सीक्वेंस में लिस्ट जनरेट की गई थी उसी सीक्वेंस में लिस्ट आ गई। मतलब 56 पहले था तो 56, और 67 लास्ट में था तो 67। एक चीज़ और याद रखनी है, लिस्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट भी हो सकती हैं। तो जो भी वैल्यू हमारे पास होती हैं लिस्ट के अंदर, वो सारी रिपीट भी हो सकती है। जैसे एक लिस्ट हो सकती है जिसमें जैसे हमने लिखा कि 23, 56, 78, 89, 89, 56। तो यहाँ पे जो हमने लिस्ट बनाई, तो ये लिस्ट में जो वैल्यूज़ हैं ये रिपीट भी हो रही हैं। आप देखिए, तो रिपीटेड नंबर्स भी अलाउड है। आगे चल के हम लोग और भी एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे हम लोग सेट पढ़ेंगे। तो सेट में जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट नहीं होती है, वहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। तो पर पाइथन की लिस्ट में वैल्यू रिपीट भी हो सकती है। अब अगर हमने लिखा ML6, तो आपको याद होगा लास्ट क्लास से कि जो भी पोजीशन है, अब देखो ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज बताएगा, क्योंकि अगर हमारे पास 6 एलिमेंट है तो इनकी जो पोजीशन है वो या तो 0 से शुरू हो रही थी, मतलब या -1 से। तो इसके लिए हमें अगर प्रिंट करना है तो ML5, तो ये आंसर होगा। तो हर एलिमेंट की एक पोजीशन है, जैसे ML2 तो 1 2 0 1 2 78, तो ये प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये हमारा जो है लिस्ट के कुछ बेसिक चीज़ें। अगर हमने लिखा ML जो सेकेंड पोजीशन पे वैल्यू है उसे 86 कर दीजिए और इसे रन किया, तो ये करने पे जब हम ML को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सेकेंड पोजीशन पे वैल्यू है वो 86 बन जाएगी, पहले 78 थी। तो यानी कि लिस्ट में हम चेंजेस भी कर सकते हैं। आगे चल के हम लोग एक और डेटा टाइप पढ़ेंगे, और वो डेटा टाइप है पाइथन टपल्स। तो पाइथन के टपल में आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि हर डेटा कलेक्शन जो है यहाँ पे पाइथन में,
जैसे लिस्ट है, टपल है, सेट है और डिक्शनरी है। लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी चारों कलेक्शन है। लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, तो ये जो सारे चारों के चारों यहाँ पे आप ऑप्शंस देख रहे हैं, इन सब में ही डेटा, मल्टीपल डेटा स्टोर हो सकता है, मगर इन सब के अंदर बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो लिस्ट में आप देख सकते हो कि लिस्ट इंडेक्स होती है और ऑर्डर्ड होती है, यानी जिस ऑर्डर में आपने लिस्ट को बनाया उसी ऑर्डर में लिस्ट के वैल्यूज एक्सेस होंगे। लिस्ट इंडेक्स्ड होती है, यानी कि हर एलिमेंट की एक पोजीशन होती है और उस पोजीशन को अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा तो उस पोजीशन की वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हमने उस पोजीशन की वैल्यू के अगेंस्ट एक और वैल्यू असाइन कर दी तो हम उस पोजीशन की वैल्यू को बदल भी सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दो नए कंसेप्ट सीखते हैं लिस्ट के अंदर। हम लोग एक और चीज सीखते हैं जिसका नाम है रेंज फंक्शन। ये जो रेंज फंक्शन है ये क्या करता है, जैसा इसका नाम है, इट जनरेट्स रेंज ऑफ वैल्यूज। ये वैल्यूज की रेंज को जनरेट कर देता है। तो रेंज फंक्शन का काम क्या है, रेंज ऑफ वैल्यू जनरेट करना। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि माई लिस्ट इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा लिस्ट रेंज और 0 से 11, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि लिस्ट जो है वो बनाने के लिए हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर ये सिंटैक्स आपको याद रखना है। देखिए ये कैसे लिखा है, अगर हम किसी चीज को लिस्ट में लिख देते हैं, अगर मैंने लिखा लिस्ट 67, एक नंबर लिख देते हैं और फिर ml को प्रिंट करते हैं, देखिए 67 क्या है, 67 एक इंटीजर है। 67 एक इंटीजर है और हमने लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया। तो आप लोगों ने इसके पहले बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं जो टाइप कास्टिंग करते हैं। आप लोगों ने इसके पहले फंक्शंस पढ़े हैं जैसे str। अगर हम str ऑफ 56 लिखते तो क्या होता कि किसी नंबर को वो स्ट्रिंग में बदल देता, या अगर मैं लिखता इंट ऑफ 56.55, तो एक फ्लोट वैल्यू का इंट अगर मैं करता तो क्या होता कि वो उसको इंटीजर में बदल देता। तो ये जो फंक्शंस हैं वो क्या करते हैं कि किसी अलग डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में बदल देते हैं, टाइप कास्टिंग कर देते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमने 67 नाम की एक वैल्यू ली, 67 की एक वैल्यू ली और उसे लिस्ट फंक्शन में ऐड किया, तो जब हमने ml लिखा तो ये कह रहे कि यहाँ एरर आ रहा है कि ये चीज नहीं होगी, यानी वो कह रहे कि इसको इंट ऑब्जेक्ट को हम लिस्ट में नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि लिस्ट जो है वो ऐसे सिंगल वैल्यू जैसा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इटरेबल चीज, यानी जिसमें मल्टीपल वैल्यू हो, तो हम एक रेंज फंक्शन लिखते हैं। और रेंज फंक्शन में अगर हमने लिखा 0 से लेके 11 तक, अब अगर हम ml जनरेट करते हैं तो देखिए क्या हुआ, 0 से लेके 10 तक आ गया। अगर हमने यहाँ लिखा 1 से लेके 11 तक, तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक आ गया, ठीक है। ये रेंज फंक्शन का काम है। रेंज फंक्शन क्या करता है, इट जनरेट्स रेंज ऑफ वैल्यूज, मतलब वैल्यू की रेंज। जैसे आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था स्टार्टिंग में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था कि n नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी एक लिस्ट होती थी, हमारी एक प्रोग्रेशन होती थी, और इस प्रोग्रेशन में सभी नंबर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो केवल 1 का है। द कॉमन डिफरेंस इज ओनली 1। तो ये इसकी खासियत है। तो ये हमारा है लिस्ट रेंज 1,11। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लिखते हैं लिस्ट रेंज 5,67, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये देखिए एक बड़ी सी लिस्ट जनरेट हुई
जिसमें 5 से लेके 67 तक सारे नंबर थे। अगर हम लिखते हैं 5 से 15, तो एक लिस्ट जनरेट हुई जिसमें 5 से लेके 14 तक नंबर है। यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे एक चीज जो नोट करने वाली है, अगर हम 1 से लेके 11 लिखेंगे तो जो वैल्यू जनरेट होगी वो 1 से लेके 10 होगी। लास्ट वाली वैल्यू हमेशा इग्नोर हो जाएगी, और जो पहली, जो मतलब पहली वैल्यू तो होगी ही शुरू, पर 11 लिखा है तो वो 10 तक जनरेट करेगा, 15 लिखा है तो 14 तक जनरेट किया। तो ये याद रखिएगा। तो ये रेंज फंक्शन की खासियत है कि वो आपके लिए n नंबर ऑफ वैल्यूज जनरेट करके देगा। अब रेंज फंक्शन में हम लोग को एक और चीज भी ध्यान देनी है कि अगर हम लोग मान लीजिए एक और यहाँ पे रेंज जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा ml लिस्ट रेंज, तो हमने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे मान लीजिए हम 20 लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं। अब हम लोगों ने रेंज फंक्शन के अंदर 3 हम लोगों ने जो है आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। तो जो रेंज फंक्शन होता है उसके अंदर जो ये 3 वैल्यूज होती हैं उसके मतलब क्या होते हैं वो समझते हैं। तो रेंज फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, जैसे ये 2 जो है, 2 एक स्टार्टिंग वैल्यू है। ये 2 जो है ये स्टार्ट है, ये यहाँ से शुरू होगा। ये 20 ये एंड है, और आपको पता है कि एंड -1 तक जाएगा। और ये तीसरा जो है ये स्टेप कहलाता है, स्टार्ट, एंड और स्टेप। अगर आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास में पढ़ा था, तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें भी ऐसा होता था, उसमें स्टार्ट, एंड एंड कॉमन डिफरेंस होता था। कॉमन डिफरेंस यानी कि अगर एक नंबर दिया है, एक एपी ऐसे बोल देते कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 1, 5, 9, 13, तो आप लोग से क्वेश्चन है अगला यहाँ सीक्वेंस में क्या आएगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? 18, 17 है ना? तो ये आपने क्यों बताया? क्योंकि आपने बताया कि एक कॉमन डिफरेंस है इनके बीच में और वो CD है 4। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो उसी तरीके से ये जो रेंज फंक्शन है उसमें जो ये बोलता है इसको स्टेप बोलते हैं। तो ये, और हम लोग इसे कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो अगर हम ऐसा एक नंबर जनरेट करते तो देखिए 2 के बाद 4 के बाद 6 और 20 नहीं आया, क्योंकि 20 तो वो प्रिंट करेगा नहीं कभी। तो 20 के पहले जो भी लास्ट वैलिड वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। इसी तरह से अगर कोई कहता है इवन नंबर्स, सॉरी ऑड नंबर्स, तो ये तो इवन हो गया। ऑड नंबर्स कहता है तो 1 से शुरू करके मान लीजिए मैंने कहा 21 तक जाएंगे और 2 का डिफरेंस रखेंगे। तो इस तरीके से 1, 3, 5, 7 एक के आया और यहाँ तक 19 तक जाएगा, क्योंकि 21 तो जाएगा नहीं। तो 21 के पहले जो लास्ट वैलिड वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज, आगे चल के हम लोग लिस्ट के ही तरीके के, जैसे लिस्ट के ही भाई बहन है, तो लिस्ट है, टपल है और सेट है और डिक्शनरी है। सो ये 4 चीजें पढ़ेंगे, ये चारों ही कलेक्शंस हैं। जैसे इंटीजर फ्लोट एक जैसे हैं मगर उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी अलग है। जैसे स्ट्रिंग बिल्कुल अलग है, उसमें अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, मगर आप देखें तो इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स तीनों सिंगल वैल्यू हैं, तीनों ही नंबर है। वैसे ही ये चारों ही कलेक्शंस हैं, इन चारों में सिंगल वैल्यू की जगह आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो ये जो रेंज फंक्शन है, ये रेंज फंक्शन लिस्ट, टपल और सेट तीनों में यूज होगा। डिक्शनरी कैसे काम करेगी वो मैं आगे सिखाऊंगा। तो और आई गेस शादत को आइडिया होगा डिक्शनरी कैसी दिखती है, क्योंकि उसने
पावर बीआई वाले चैप्टर में थोड़ा सा देखा था। सो यहाँ पे अब जो हमने रेंज दी वो ये जनरेट करती है। तो ये लिस्ट फंक्शन का एक काम है। और कोई भी फंक्शन जैसे जैसे गूगल कोलैब का क्या बेनिफिट है, जैसे मान लो मैं रेंज फंक्शन लिखता हूं यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे हमें पूरा एक एग्जांपल देता है कि रेंज स्टॉप रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप बाय स्टेप, ऐसा करके पूरा वो देता है। तो आपको ये दिखेगा और इन्होंने पेज में पूरा दिया हुआ है कि स्टार्ट बताओ, स्टॉप बताओ और सब स्टेप बताओ और ऐसा। तो ये हम लोग को बताना है। तो अब ये हमने सीख लिया कि रेंज कैसे जनरेट करते हैं। अब अगला टॉपिक आता है कि लूप। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं फॉर लूप, और फिर हम लोग फॉर लूप को लिस्ट में देखेंगे। देखिए फॉर लूप क्या होता है, लूप का मतलब क्या होता है। जैसे कभी कहते नहीं कि आपको कोई गाना अच्छा लगा तो उसे आप लूप में सुनते हैं, बार बार सुनते जाते हैं। या जैसे कोई पंखा चल रहा है तो वो लूप है, उसमें बार बार घूम रहा है। तो फॉर नहीं, तुम कह रहे हो जब तक वैल्यू ट्रू ना दे दे तब तक, वो फॉर लूप नहीं है, वो वाइल लूप है। फॉर लूप, फॉर लूप का मतलब, हाँ, फॉर लूप का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि लूप कब तक चलाना है, तब तक चलाना है या चलेगा। और एक होता है वाइल लूप जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो वाइल लूप जैसे उसका नाम है वाइल, जब तक, जब तक एक कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है। सो वाइल द कंडीशन इज ट्रू द लूप विल कीप रनिंग। तो ये याद रखिए, फॉर लूप में हमें एक्चुअली पता होता है कि कितनी देर चलेगा ये। नाउ ये हो गई बात लूप के बारे में। तो हम लोग आज फॉर लूप के बारे में बात करते हैं। देखिए फॉर लूप, लूप चलाते क्यों हैं? लूप चलाते इसलिए हैं कि अगर मान लीजिए इफ वी हैव टू generate a if we have to run, generate नहीं बोलूंगा, if we have to run a piece of code again and again, piece of code बोले या run some lines of code again and again, अगर हमको एक ही चीज को बार बार रन करना हो तो हम लोग लूप चलाते हैं। पर एक ही चीज को बार बार रन करने का फायदा क्या, जब तक उस चीज में कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो जाता। तो अब आपने जैसे यहाँ पे देखा कि लिस्ट के अंदर अगर हम एक्चुअली में 1 से 11 तक लिख रहे तो लिस्ट हमें 1 से 10 तक के नंबर दे रही है। तो अब आप लोग से क्वेश्चन है, यहां पे अगर हम लोग जितने नंबर इस लिस्ट में हैं उतनी बार एक कोड को चलाएंगे तो हमें पता होगा लूप कितनी बार चलेगा या नहीं, पता चलेगा ना, क्योंकि हमें पता है कि लूप की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 10 तक जाएगी, क्योंकि 10 ही वैल्यूज हैं। तो अगर एक लिस्ट के अंदर 10 वैल्यूज हैं तो लूप 10 बार चलेगा। अगर उसमें 20 वैल्यू हैं तो लूप 20 बार चलेगा, ऐसा है। तो जब हम एक रेंज देते हैं तो रेंज में हम इसीलिए स्टार्ट और एंड दोनों बता देते हैं ताकि हमें पता हो कि यहां से चालू होएगा और यहां तक जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं फिर आगे बात करते हैं। मैंने लिखा फॉर, ठीक है, फॉर वैल इन, ये वैल कुछ भी हो सकता है,
ये कोई वैल्यू है, ये कोई वेरिएबल है, ठीक है। तो जैसे हम लिख देते हैं फॉर विकास इन, अब ये मैंने जैसे कहा ना, ये कुछ भी है, तो मैंने कहा फॉर विकास इन लिस्ट रेंज 1 से लेके 11। फिर जैसे आप लोग को याद होगा इफ एल्स के केस में, जब हम लोग ने इफ एल्स पढ़ा था तो इफ का एक ब्लॉक होता था, तो हम कैसे लिखते थे कि इफ कंडीशन देन कोड, देखो वो एग्जांपल भी दे रहा था, इफ कंडीशन फिर वहां पे एक कोलन लगाते थे और फिर इंडेंटेशन दे के एक कोड लिखते थे। तो ये आप लोग को सबको याद है इफ वाला, जैसे हम लोग ये नहीं लिखते थे कि इफ 45 इक्वल टू 50 माइनस 5, जी सर, कंडीशन देके इनपुट अप्लाई करते थे और फिर यहाँ पे लिख देते थे प्रिंट करेक्ट, ठीक है। तो ये और इंडेंट होता था, और एल्स में चले जाते थे, फिर एल्स प्रिंट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। और यहाँ पे एक चीज याद रखते थे कि दोनों का इंडेंट लेवल सेम रखते थे ना, जैसे ये यहाँ पे भी अगर यहाँ पे हमने 1 2 3 4 बता रहा हूँ तुम्हारे पास, 1 2 3 4 मतलब 4 स्पेसेस अगर यहाँ दिए तो यहाँ भी 4 स्पेस हैं। तो और इन दोनों को हम ब्रैकेट में रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट की चीज सॉल्व होगी और फिर वो 45 से कंपेयर होगी। तो ऐसा करके रन करते अगर उस चीज को, सो आंसर आता करेक्ट, क्योंकि भाई वो सही है। तो उसी तरीके से जो फॉर लूप होता है, फॉर लूप में भी हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक कोलन, और कोलन लगा के जैसे ही अंदर जाते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट विकास, ऐसा। तो हमने, जैसा मैंने कहा, ये कोई भी एक वैल्यू है, ये कोई एक वेरिएबल है, बस वेरिएबल विकास इंटीजर है, वो बता रहा है। तो अगर इसको रन करते तो देखिए उसने क्या प्रिंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें पता है कि लिस्ट रेंज 1,11 1 से लेके 11, 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर देती है हमें। तो अगर हम फॉर विकास इन लिस्ट रेंज 1 से 11 कर रहे हैं और प्रिंट विकास कर रहे हैं, तो वो पहले विकास की वैल्यू 1 हुई, फिर विकास की वैल्यू 2 हुई, फिर विकास की वैल्यू 3 हुई, और इस तरह से विकास होता चला गया, विकास बढ़ता चला गया, देश का विकास हो गया। अब इसकी जगह यूजुअली जो आप लोग ज्यादातर पाएंगे, तो ऐसा जो वेरिएबल यूज होता है वो आई होता है। वो उसका कोई लॉजिक नहीं है, बस वो एक आई है कि एक इंटीजर है या एक वैल्यू है। तो फॉर इंटीजर इन लिस्ट रेंज 1 से 11 प्रिंट आई, वो वैल्यू है। याद रखिए ये प्रिंट हम बिल्कुल इस लेफ्ट वाली दीवार से सटा के नहीं लिख सकते, थोड़ा गैप देना चाहिए, वो देना पड़ेगा, तभी वो आंसर देगा। अब आप लोग अपने सवाल पूछिए। ये कॉलन कब लेना है सर? ये इफ और इल्स के बाद ही लेना है? जैसे इफ और एल्स में कोलन इफ वाली लाइन के बाद आएगा और एल्स वाली लाइन के बाद आएगा, और फॉर लूप में कोलन फॉर लूप वाली जो पहली लाइन है, मतलब देखो फॉर लूप में आप एक फॉर, जैसे इफ की एक कंडीशन है ना, इफ की तुम एक कंडीशन तो दे रहे हो ना कि अगर ये नंबर इस नंबर के बराबर है या ये वैल्यू उसके बराबर, तो इफ में जैसे आप दे रहे हो, एल्स में तो कोई ऐसी कंडीशन हम लिखते नहीं। तो लेकिन फॉर में भी आप एक तरह की कंडीशन या एक तरह के लॉजिक बता रहे हो कि फॉर आई इन लिस्ट रेंज 1 से 11, फिर कोलन लगा रहे हो। तो बस ये याद रखो, फॉर की पहली लाइन, इफ की पहली लाइन, एल्स की पहली लाइन, इन सब में जो है ये आएगा। और प्रिंट आई, यानी कि आई क्या है, आई अब लूप का मतलब क्या है, जब लूप पहली बार रन होगा तो आई पहली वैल्यू होगी, जब लूप दूसरी बार रन होगा
तो आई दूसरी वैल्यू होगी, जब लूप तीसरी बार रन होगा आई तीसरी वैल्यू होगी, और इस तरीके से लूप जितनी वैल्यू उस लिस्ट के अंदर है उतनी बार रन होगा। अगर हम यहाँ पे इसकी जगह, हम ये छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे इसकी जगह पे एक डायरेक्ट लिख देते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं रोहन, मोहन, सोहन, ऐसा लिख देते हैं। तो अगर हमने ये लिख दिया, यानी कि अब हम सीधे सीधे एक लिस्ट ही दे रहे, लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सीधे सीधे स्क्वायर ब्रैकेट में एक लिस्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं फॉर आई इन दिस प्रिंट आई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लूप में रोहन, मोहन, सोहन प्रिंट होगा, यहाँ कोई इंटीजर नहीं है वो। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर स्टूडेंट, मान लो ये स्टूडेंट था, तो फॉर स्टूडेंट इन मोहन, रोहन, सोहन प्रिंट स्टूडेंट, ऐसा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक आपने स्टूडेंट्स नाम की लिस्ट बनाई और उसको रोहन, सोहन, मोहन कर दिया और फिर लिखा फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने उस लिस्ट को पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और फिर कहा कि फॉर सिंगल वेरिएबल इन प्लूरल वेरिएबल प्रिंट सिंगल वेरिएबल, और ये आपने जब रन किया तब भी वही प्रिंट होगा। तो देयर एन नंबर ऑफ वेज, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिसमें हम ये काम करने वाले हैं, पर आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये हम लोगों का सबसे बेसिक कंसेप्ट है अबाउट लूप, कि लूप के अंदर जो भी आपकी लिस्ट होती है या जो भी आपकी सीक्वेंस होती है, इसे सीक्वेंस भी बोलते हैं, कि जो सीक्वेंस आपने दिया है, लूप उस सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट हैं, उस सीक्वेंस के जितने भी मेंबर हैं, हर मेंबर को एक एक करके एक्सेस करेगा और फिर जो भी आपने प्रिंट करने को कहा होगा वो प्रिंट कर देगा। एक और बात बता दो, जैसे ये लिस्ट है, इसी लिस्ट में हमने अगर कह दिया प्रिंट हेलो, तो अब क्या होगा, आप लोग के हिसाब से आप लोग अपने अपने कंक्लूजन दीजिए कि यहाँ पे क्या होएगा। क्या ये एरर दे देगा, या ये जो है आई की वैल्यू अभी भी प्रिंट करेगा, या आपको क्या लगता है? एनीथिंग। इसमें सर ये आई की वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तुम्हारे हिसाब से आई की वैल्यू रिटर्न करेगा, जबकि हमने यहाँ कहीं आई लिखा ही नहीं है। पर ठीक है, तुमने अपना नजरिया होता है। और कोई कुछ भी बताओ, गलत सही, कोई हम लोग यहाँ जज करने नहीं बैठे किसी को। आपको क्या लगता है? या सर ये एरर देगा? क्या है? सर एरर देगा इसमें। सचिन, तुम्हें भी लग रहा है एरर देगा? पर अच्छा, इस स्टेटमेंट में कोई एरर है क्या? सिर्फ इतनी सी बात में। ये स्ट्रिंग वैल्यू है सर। ये तो स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कर रहा है, राइट? तो जब इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है तो वो क्या करेगा, 10 बार वही बात लिख देगा। आई बात समझ में? इसे को लूप कहते हैं। अभी हमने लूप की क्या परिभाषा पढ़ी? इफ वी हैव टू रन सम लाइंस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, राइट? तो ये वो लाइन ऑफ कोड हो गया, ये वो लाइन ऑफ कोड हो गया। हाँ, तो मैंने कह दिया 1 से 11 तक, यानी उसमें कितनी 10 वैल्यू है, तो वो ऐसा प्रिंट हो गया। अगर मैं लिख देता हूँ प्रिंट आई कॉमा हेलो, ठीक है, अगर मैंने ये लिख दिया आई कॉमा हेलो, तो क्या होगा? एरर आएगा या क्या होगा? सर इसको उसमें यहाँ पे कॉमा में क्लोज करना पड़ेगा वरना एरर आ जाएगा। क्यों? आई की प्रिंट में तो हम 2 वैल्यू इकट्ठा प्रिंट कर सकते भाई।
चलो तुम्हारी बात, अगर हम यहाँ पे एक कोड करते, तुमने पीछे का रिवाइज नहीं किया, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट 1 कॉमा हेलो कॉमा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 67.89 कॉमा 1 प्लस 56J, ऐसा मैं कुछ लिखते जाता हूँ, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो प्रिंट फंक्शन क्या करता इसमें है? एक सेकेंड, इसमें शायद सर एक सेकेंड, प्रिंट फंक्शन क्या करता है? जो आपने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखी हैं उन सबको प्रिंट कर देता है, यही तो करता है। तो अब यहाँ क्या होगा उस लॉजिक से? ये सर ये आउटपुट देगा हाँ सीरीज 1 से 10 तक सीरीज के साथ हेलो प्रिंट कर हेलो देगा। दे देगा। हाँ, 1 हेलो 2 हेलो, राइट। तो ऐसा ये आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि आई डायनेमिक है, आई एक वेरिएबल है, वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है, पर हेलो नहीं चेंज हो रहा है ना, हेलो तो एक लिटरल स्ट्रिंग, ठीक। तो ये याद रखिए। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं प्रिंट आई, समझ गए ना सचिन, 1 हेलो हेलो क्यों आया है? जी सर जी समझ गया। ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, अब क्या होगा? एरर आएगा या 5 से मल्टीप्लाई करते चलेगा सर। 5 से मल्टीप्लाई करता चलेगा हर नंबर जो उस सीक्वेंस में है, राइट। जी जी जी। तो ये आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि वो हमारे सामने 5 का टेबल पढ़ने लगा बेसिकली, ठीक है। 5 5 का टेबल बताएगा। ठीक। अब अगर हम इसी चीज को ऐसे लिख दें, प्रिंट 5 x I कॉमा दिस कॉमा इक्वल टू कॉमा दिस, अब तुम लोग के हिसाब से क्या होगा? ये एरर है, पहला क्वेश्चन ये एरर होएगा कि वैलिड स्ट्रिंग है या क्या होगा? सब सारी चीजें प्रिंट कर देगा। सारी करेगा ना, 5x I इक्वल 1 into 5। तो अब अगर आप करोगे तो ये क्या आएगा? आपने ऐसे बचपन में टेबल्स देखी थी ना, 5 1s are 5, 5 2s are 10, ठीक है। सो ये होता है कि एक टेबल बना दिया हमने लूप का इस्तेमाल करके, लूप ने उसी चीज को 10 बार रन किया, राइट। पर हमने क्या किया, हमने थोड़ी चालाकी दिखाई और आई की वैल्यू को हम लोगों ने एक एक बढ़ाते चले गए, एक एक का इंक्रीमेंट करते चले गए। कोई जरूरी नहीं है कि एक एक का इंक्रीमेंट करो, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया। मैं कह रहा हूँ इसको 10 से लेके 100 तक चला दो, 100 तक तो खैर बहुत लंबा हो जाएगा, 10 से लेके मान लो 20 तक चला देते हैं और दो दो का इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो वो ऐसे चला देगा कि 5 10 5 12 7 14 25 70 16 25 80 18 25 90 ऐसे करके दिखाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस लूप डज। अब यहाँ पे वापस हम ले आते हैं 1 से 10। अच्छा, अगर हम लिखते, सॉरी 1 से 11 और 1, अब क्या होगा? अभी तक हम रेंज में 1 से 11 लिख रहे थे, और जब किसी चीज का इंक्रीमेंट मतलब कॉमन डिफरेंस हमें 2 3 करना हो रहा था तो कर रहे थे, क्या 1 लिखने पे इंक्रीमेंट क्या होगा? वही होगा। सो क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट होता है तो उसे लिखते नहीं है, लिखो चाहे ना लिखो, वो 1 का इंक्रीमेंट देगा अगर आपने लिखा है तो। अब इस प्रोग्राम को क्या हम डायनेमिक बना सकते हैं? यहां हमने 5 का टेबल दिया है, क्या आप लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते? उस प्रोग्राम में आप लोग सीख सकते कि 5 का टेबल कैसे बनाना है और हाउ टू क्रिएट अ सिंपल टेबल इन पाइथन। तो बिल्कुल कर सकते हैं, और वो हम लोग अब करते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते, उस प्रोग्राम में वो यूजर से इनपुट लेगा और इनपुट लेने के बाद उस पर्टिकुलर नंबर का टेबल प्रिंट कर देगा। तो इसके लिए हम लोग सीधा एक
आइडल ओपन कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, और आइडल पाइथन का जो आईडीई है उसमें हम लोग यहाँ से न्यू पे चले जाते हैं, फाइल में न्यू, ताकि हमारा एडिटर आ जाए। अब एडिटर में देखिए हम यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखते हैं। हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि फॉर लूप जो होता है, फॉर लूप में अगर हम लिखते हैं फॉर आई इन लिस्ट रेंज 1 से 11, तो वो क्या करता है, वो आपने अभी अभी देखा वो क्या करता है, वो ऐसे लिख देता है कि 5 इंटू 1 बराबर 5, 5 इंटू 2 बराबर 10, ऐसा। तो वो जो भी आपने लिखा है पहले 5 फिर x, ये x मैंने ऐसे ही लिखा है, आई की वैल्यू हर बार एक एक बदलती जाएगी, पहले 1 होगी फिर 2 होगी फिर 3 होगी। इक्वल टू भी एक लिटरल स्ट्रिंग है, और i इंटू 5 भी हमारा जो है वो मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रिंट अ टेबल प्रोग्राम इन पाइथन। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, उसे इंटीजर में बदलेंगे, फिर यहाँ पे इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एंटर नंबर, और एंटर नंबर करने के बाद यहाँ से इंट वाले प्रोग्राम को बंद कर देंगे। अब हमारे पास नंबर आ गया, तो हम बस 5 की जगह क्या करेंगे, नंबर लिख देंगे, और यहाँ पे जो 5 जहाँ जहाँ 5 आ रहा था वहाँ पे हम नंबर लिख देंगे। रिमेंबर उसको हमने चेंज कर दिया। इसको हम लोग टेबल नाम से सेव कर लेंगे, और जब इसको रन करेंगे, रन मॉड्यूल, एंटर अ नंबर, मान लीजिए मैंने 12 लिखा, तो वो 12 का टेबल प्रिंट कर देगा। छोटा सा प्रोग्राम पाइथन में। तो जो हमने टेबल सीखा, जिसके थ्रू हमने प्रोग्राम बनाना सीखा, ऑब्वियसली यही चीज़ अगर आप गूगल कोलैब में लिख देंगे तो वो उसी सेल के अंदर आपसे इनपुट लेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 6 का टेबल लिया और फिर वो प्रिंट कर देगा। तो ये सिंपल लूप का एग्जाम्पल है जो कि लिस्ट के थ्रू हमने समझा। नाउ हम लोग लिस्ट में एक और चीज़ सीखते हैं जिसका नाम है स्लाइसिंग, और स्लाइसिंग हम लोग आगे भी बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे ml प्रिंट करता हूँ तो आप देख रहे हो कि ml के अंदर सारे ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से सारे ऑड नंबर दिए हैं। तो और हमने ये सीखा है कि अगर हम ml में 1 लिखते हैं तो हमें पता है क्या आंसर आएगा ml1 का, जल्दी से बताइए। What will be the answer of ml1? 3 सर 1 का टैप रहेगा, 3 आएगा ना, 3 आएगा, ठीक है। पर अगर हम लिख देते हैं ml 1:4, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि ml में जो इंडेक्स फर्स्ट है उससे लेके जो इंडेक्स 4 तक है वहां तक के नंबर प्रिंट करिए। तो ये ऐसा है, पर अभी हम लोग वहां पे आते भी हैं। तो लेकिन जब ये प्रिंट कर रहा है तो ये प्रिंट कर रहा है 3 5 7, तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या हुआ। देखिए ध्यान से, हमारे पास जो नंबर्स थे इनके सीक्वेंस क्या थे, ये 0 पे था, ये 1 पे था, और ये 3 पे था, ठीक है। ओ सॉरी 2 पे था, ये 3 पे था, ये 4 पे था, एंड सो ऑन। जब हमने कहा ml1 तो उसने ये वाला उठा के दिखा दिया। पर जब हमने कहा ml1 से 4, इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं ना, 1 से 4 तक, तो जो इसे स्लाइसिंग कहते हैं। स्लाइसिंग मतलब जैसे होता नहीं कि एक ब्रेड, बड़ी सी ब्रेड है, उसके स्लाइसेस आते हैं ना हम लोग के पास, वैसा कुछ टर्म है स्लाइसिंग। अब जैसे 1 से 4 में तो भाई पहला 1 सेलेक्ट हो गया, फिर 2 सेलेक्ट हो गया, फिर 3 सेलेक्ट हो गया, फिर 4 होना चाहिए था। तो बेसिकली इसे 3 5 7 और 9 भी देना चाहिए था। पर अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है कि इवन जो रेंज फंक्शन था उसमें भी जो लास्ट में वैल्यू लिखी थी वो लास्ट वैल्यू वो
लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। तो ये आप लोग को स्लाइसिंग में भी याद रखना है कि अगर आपने लास्ट में यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी है तो उस वैल्यू के एक वैल्यू पहले तक की ही वैल्यू स्लाइसिंग में प्रिंट होगी। यानी अगर आपने 4 तक लिखा है तो वो 3 तक का ही इंडेक्स की वैल्यूज देगा। तो यही 3 दिया उसने, क्योंकि ये था स्टार्टिंग यहां से किया। अगर हम लिखते ml 0 to 3, तो आप लोग बताइए क्या आंसर आता। ml 0 to 3 135 क्या 1 3 3 5, 5 क्योंकि 7 3 वाला तो नहीं लेता वो, है ना। सर वी हैव डाउट है सर, आप हाँ, कॉलन क्यों यूज कर रहे हो, कॉमा क्यों नहीं यूज कर रहे हो इसमें, 1 कॉमा ये तो रूल बनाया है उन्होंने, अब हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो हम यहाँ पे लिख रहे वो अपने मन से नहीं लिख रहे वो। जी जी अब तुम पूछो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ही क्यों यूज कर रहे हैं, नहीं ये तो क्लियर है, बात है। ठीक है। तो अगर भाई कॉमा तो वैल्यू को लिखने के लिए है ना, कॉमा तो वैल्यू सेपरेट करने के लिए, पर कोलन का मतलब ये ऐसा नहीं समझना 1 से लेके 4 तक ऐसा यहाँ पे आ रहा है। तो जब कॉमा ऑलरेडी एक जगह यूज हो गया तो उन्होंने कोलन को इस जगह भी यूज कर लिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इस रूल मतलब ये तुम्हें याद रखना है कि स्लाइसिंग करने के लिए, कि जैसे हमारे पास एक बड़ी सी रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं, कई बार होता नहीं है कि बड़ी सी रेंज ऑफ वैल्यूज हैं और हमें उस बड़ी रेंज ऑफ वैल्यूज में से कोई एक छोटी सी रेंज पिक करनी है, तो वहां पे ये काम आता है। सो ये तो आप लोग को, बाकी मैं इसका भी क्विज बना के दूंगा स्लाइसिंग के ऊपर, तो उस क्विज को आप करिएगा तो आपको और आइडिया होगा। मगर हम लोग थोड़ी और बातें करते हैं स्लाइसिंग पे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ml और यहाँ पे मैंने लिखा 1 कोलन, ठीक है। तो अगर मैंने 1 कोलन लिखा तो क्या होगा। अभी तो हमने लिखा था कि 1 to 4 लिख दिया था तो आ गया था 1, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 कोलन। तो 3 पे क्या है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि 3 पे तो 7 है, तो 3 पे है 7। तो जैसे आप देखेंगे इसको रन करेंगे होगा, तो ये 7 से लेके 19 तक, यानी जब हमने एंड इंडेक्स दिया ही नहीं ना, तो एंड इंडेक्स वो लेगा ही नहीं, और वो वहां से लेके आखिरी तक जो भी वैल्यू है वहां तक ले जाएगा। तो ये रूल है कि अगर एंड इंडेक्स नहीं दिया है, इफ एंड इंडेक्स इज नॉट गिवन, it will give print from given index to लास्ट इंडेक्स। जो लास्ट इंडेक्स है वहां तक का पूरा प्रिंट कर देगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट सर चीज है। आगे भी दे सकते हैं ना कॉलम 3। दूसरा सिचुएशन होता है कि अगर हमने यहाँ पे लिखा ml ये कोलन 4, तो ये, अरे ये कौन चिल्ला है, यहाँ पे लिखा ml कोलन 4, तो देखो वो एक अभी वो सीक्वेंस बता भी रहा था, हमने उसकी बात काट दी। तो ml कोलन 6, चलो, तो यहाँ पे इफ स्टार्ट इंडेक्स इज नॉट गिवन इट विल प्रिंट फ्रॉम 0 इंडेक्स टू गिवन इंडेक्स। तो मतलब, और तुम्हें पता है कि 6 पे जो भी है, मतलब 4 5 6 पे 13 है, तो वो 13 नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि वो एंड इंडेक्स है। तो ये स्लाइसिंग का रूल है कि स्लाइसिंग में अगर आपने स्टार्ट दिया एंड नहीं दिया तो वो एंड तक अपने आप दे देगा, और आपने स्टार्ट नहीं दिया, जैसे जरूरी नहीं है कि 0 लिखो, सीधे लिख दो ऐसे, तो स्लाइसिंग में आपका इस टाइप से आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि
स्लाइसिंग, और ये बहुत जगह अप्लाई होगा आगे चल के जब हम लोग पाइथन में डेटा फ्रेम्स पढ़ेंगे। तो डेटा फ्रेम्स इज लाइक टेबल, इज लाइक 2 डायमेंशनल डेटा। जैसे लिस्ट आपकी 1 डायमेंशनल डेटा है, तो क्योंकि हम लोग को अपना जो डेटा एनालिसिस पढ़ना है ज़्यादातर तो हम लोग टैबुलर डेटा पे ही पढ़ते हैं। तो जब टैबुलर डेटा पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यही कंसेप्ट यूज होगा कि हमें पहली रो से दूसरी रो के या पहली रो से 10वीं रो तक सेलेक्ट करनी है, या 10वीं रो के आगे की सारी सेलेक्ट करनी है, बिकॉज डेटा एनालिसिस इज ऑल्सो अबाउट सेलेक्शन ऑफ डेटा। तो वो सब यहाँ पे आपका काम आएगा। तो ये स्लाइसिंग के 2-3 कंसेप्ट हैं जो यहाँ पे आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है पाइथन में AI ML DA DS ये हो रहा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे आप कहीं पे भी यूज करेंगे उसका, ये लिस्ट का ये कंसेप्ट सारे काम आएंगे। नेक्स्ट है हम लोग स्लाइसिंग के बाद अगली चीज जो डिस्कस करते हैं वह है मेथड्स इन लिस्ट। लिस्ट के भी अब ये मेथड क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाई है ML नाम से, तो कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो पाइथन के बिल्ट इन है। इट्स लाइक कि आप एक एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे घर हैं, हर घर अलग अलग टाइप का है, तो बहुत सारे नियम ऐसे होंगे जो उस बिल्डिंग के नियम होंगे, पर हर घर का भी एक अपना नियम हो सकता है। तो इट लाइक अगर हम लिखते लेंथ ऑफ ML, तो ये क्या है, ये बिल्ट इन फंक्शन है ऑफ पाइथन, पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। तो ये हमें क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका लेंथ क्या है, उसका काउंट क्या है। ये बेसिकली काउंट है, जैसे डेटा एनालिसिस में हम लोग इसको काउंट बोलेंगे। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं मिन ऑफ ML, मिन यानी मिनिमम क्या है, इसी तरह से अगर हम लिखते हैं मैक्सिमम ऑफ ML, तो ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू उसमें 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 19 है, 19। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ ML, तो सम कैसे निकलेगा, अच्छा लकली उसका सम 100 आ रहा है, मतलब इन सब नंबर्स को आप जोड़ दोगे आपस में तो उनका सम 100 आएगा। तो ये पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जिन फंक्शंस का इस्तेमाल पाइथन के किसी भी एलिमेंट पे किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल टू ओनोमेटोपोइया, अब मुझे एक एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं याद है, एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच है, तो मैंने लिखा ओनोमेटोपोइया, अब स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, और मैंने इसका लिखा लेंथ ऑफ नेम। सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा, सो ये अपने आप देखो 12 कि इसके अंदर 12 कैरेक्टर है, पर और यहाँ मिनिमम लिखते, क्या ये काम करेगा, मिनिमम ऑफ नेम, विल इट वर्क, क्योंकि ओनोमेटोपोइया में तो सारे अल्फाबेट्स हैं, तो इसका मिनिमम क्या होगा। तो आपको क्या लगता है, फिर वही आई आएगा सर, आई। और लेकिन सर टीवी है। सो यहाँ पे आप रन करोगे तो ओ आया, ठीक है। और सर मिनिमम में तो सिंगल वर्ड होना चाहिए ना, वो तो और सर एज अ मैक्सिमम किया, एक सेकेंड, मैक्सिमम ऑफ नेम किया तो टी। सो पता नहीं वो ओ को क्या पढ़ रहा था। सो मैंने जब स्मॉल में लिया तो वो सारे सही बता रहा है। तो ए जो है क्योंकि सबसे पहला लेटर है तो ए जो है सही आ रहा है, और टी इनका लास्ट लेटर होगा ये। पर क्या सम काम करेगा, ठीक है। क्या सम काम करेगा, करेगा सर, अरे क्योंकि जब नहीं नहीं करे मुझे, तुमको कंफ्यूज नहीं करना मुझे, जब सर तुमको मैक्सिमम और मिनिमम अल्फाबेटिक ले रहा है तो सर ऐड भी कर सकता है, जैसे बन को ये ले ले, हाँ वो कर सकता है, लेकिन वो लेकिन करता नहीं है। तो ये याद रखना है कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसमें भी लेंथ मिनिमम मैक्सिमम ये सब काम करेंगे, मगर अच्छा
और इसमें भी याद रखना कि अगर लिस्ट के अंदर सारे नंबर है ना, तभी ये सब काम करेगा, सम वगैरह। अगर सारे नंबर नहीं, मान लो, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज, अगर मान लो जैसे यहाँ पे 11 को हम स्ट्रिंग बना देते ना, तो ये सम नहीं आएगा, मिनिमम मैक्सिमम तो तब भी आएगा। तो ये चीज, अब अगर आपसे कोई पूछ ले, जैसे फिर से आते हैं एमएल, तो कोई पूछ ले कि इन सब नंबर्स का एवरेज क्या है, व्हाट इज एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, एवरेज एमएल एवरेज फंक्शन लगाते हैं। हाँ, लेकिन ये पाइथन ने अच्छी बात की कि एवरेज नाम से कोई फंक्शन बना ही नहीं। क्या ये क्या है, तो हम सोचते हैं अच्छा चलो एवरेज लिख के देखते हैं, तो क्या ये भी नहीं है। तो एवरेज निकालने के लिए भाई देखो हमारे पास सम भी है, लेंथ भी है, तो एवरेज में पंगा क्या है फिर, तो हम लिख देंगे भाई सम ऑफ एम एल डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ एम एल। तो 100 डिवाइडेड बाई 10, जो भी आया तो वो 10 ही आएगा एवरेज, ठीक है। तो ये एवरेज हो जाएगा। तो यही पाइथन की खासियत है कि जो हम लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े, जो हमने फंक्शंस पढ़े, उन सब का कॉम्बिनेशन लगा के भी हम लोग आगे के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि, और ये पूरी भी, ये जो पूरी फाइल है ये अभी मैं डाउनलोड के लिए दे दूंगा आप लोग को, तो आप लोग इसको जो है, या फिर ये लिंक शेयर कर दूंगा अभी आप लोग के साथ, तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं अपने अपने गूगल कोलैब में। ओके, अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो ये हो गया। गूगल कोलैब में तो यहाँ पे हम लोगों ने बस एक इंपॉर्टेंट चीज देखी कि ये सारे मेथड नहीं है लिस्ट के, ये जो हो रहे हैं ये सारे फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के। पर लिस्ट के जो मेथड है वो कैसे, जैसे अभी इस, ये जो ml नाम की लिस्ट हमने बनाई है, इसमें ही हम अगर डॉट लगा देते हैं तो आपके सामने एक पूरी की पूरी, यहाँ पे देखिए लिस्ट खुल के आ गई, और उसमें पहला मेथड आ गया अपेंड, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं ml डॉट अपेंड 25, तो इसका मतलब क्या होता है, एड वन एलिमेंट टू द एंड ऑफ लिस्ट, अपेंड, ये याद रखना है। सो ऐसा करेगा, तो जब जब हम इसको रन करेंगे और ml को प्रिंट करेंगे, तो देखो क्या हुआ, अब मैंने शायद 2 बार रन कर दिया ना, तो इसलिए वो आ रहा है। तो ये 2 बार मैंने रन किया ना, तो वो दोनों बार उसने उसे अपेंड कर दिया, ठीक है। तो अपेंड क्या करता है कि उसको, उस वैल्यू को के एंड में एक चीज प्रिंट कर दे। तो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि ml बराबर, और यहां पे लिखते हैं 23, 56, 78, 89। मैंने जब लिस्ट को बनाया तो उसमें मैंने ये 4 एलिमेंट रखे, फिर जब मैंने उसे अपेंड किया तो देखो क्या हुआ कि 25 अपेंड हो गया उसमें, यानी एड वन एलिमेंट टू द एंड ऑफ लिस्ट हो गया। तो ये होता है अपेंड का काम, और वो एक एलिमेंट हम यहाँ पे एज अ ब्रैकेट, एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, ml डॉट क्लियर, क्लियर में हम कोई एलिमेंट नहीं रखते, कोई आर्गुमेंट नहीं रखते, और ये क्या करता है, ये क्या करता है, क्लियर्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट, और इनकी डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, ठीक है। तो मैं वैसे लिख भी रहा हूं, तो ml डॉट क्लियर क्या करेगा, ये देखो खाली कर देगा उसको। तो ml डॉट अपेंड से आप एक वैल्यू जोड़ सकते एंड में। यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है एंड, क्योंकि अपेंड शब्द में भी एंड आ रहा है, तो हो सकता है उसी से उन्होंने मतलब निकालो कि अपेंड मतलब कि एंड में जोड़ना, एड वन एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट, क्लियर उसको खाली कर देगा। मान लीजिए मैं ये लिस्ट फिर बना लेता हूं, तो मैंने आपको दिखाया क्लियर का मतलब, अपेंड का मतलब।
तीसरा है कॉपी। अब जैसे कॉपी शब्द का मतलब ही है कि ये सिर्फ क्या कर रहा है कि एक शैलो कॉपी ऑफ लिस्ट बस दे रहा है कि बस लो जो है, ये फंक्शन ऐसा है, कॉपी कर देगा। जैसे मान लो मुझे इस लिस्ट को कॉपी करके किसी और लिस्ट में सेव करना है, मान लो मुझे ml को कॉपी करके nl में सेव करना है, माई लिस्ट को न्यू लिस्ट में सेव करना है, तो ऐसा कर सकते हैं कि ml बराबर nl। और अगर हम nl को चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि nl के अंदर वही कॉपी आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला है ml डॉट काउंट। अच्छा, इसके पहले मैं एक और चीज बताऊंगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नई लिस्ट बना रहा हूं और मान लीजिए हमने एक पासा फेंका, तो पासा फेंकने पे पहली बार 1 आया, दूसरी बार 3 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, ऐसे में पासा फेंकता चला गया। 43 तो कभी नहीं आएगा, 4 आया और 6 आया, ऐसा कुछ हुआ। तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए। तो हम लोग ने हमने पासा कितनी बार फेंका बताओ, तो काउंट कर लेंगे ना, ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हम लेंथ ऑफ ml ले लेंगे कि हमने पासा 22 बार फेंका, हमने पासा 22 बार फेंका, किसी बार कुछ आया, किसी बार कुछ आया। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स 3 केम एज एन ऑप्शन, आउटपुट, वट एवर यू वांट। कैसे 3 कितनी बार आया, ये सवाल हो सकता है ना। और काउंट करेंगे तो काउंट तो लेंथ हुआ, लेकिन काउंट के लिए एक मेथड बना दिया है ना, तो ml डॉट काउंट। और काउंट में पूछ रहा है क्या काउंट करना है, किस वैल्यू को, रिटर्न नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ वैल्यू। तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, तो 3 आया 10 बार, राइट। अब जैसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि इस थ्रो ऑफ डाइस में 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इन दिस थ्रो ऑफ डाइस what is the probability of getting 5। तो कैसे लिखोगे, यहां पे लिखोगे ml डॉट काउंट 5 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ml, ठीक है ना। मतलब पहले तो हम ये काउंट कर लेते हैं कि ml डॉट काउंट 5 में कितना आ रहा, 4 आ रहा है, ठीक है। और भाई लेंथ ऑफ ml पता है 22, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/22, ठीक है ना। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/11, है ना। यानी कि हर 11 बार जब हम पासा फेंकते तो तब जाके एक बार 5 आता है, ऐसा कुछ नहीं। 2/11। हाँ, 2/11, हर जब हम 11 बार फेंकते तो 2 बार आता है, मैंने गलत बोल दिया। सो ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो ये सब चीजें कोई ऐसा, इन्होंने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनाया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। पर जो नॉलेज आपने अपने बेसिक क्लासेस में गेन की है, उस नॉलेज को आप यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरीके से हम लिस्ट के साथ उन्हें, है ना, पुट अप कर रहे। सो ये चीज है। तो अब में भी हो सकता है मैं कुछ गलत बोलूं, लेकिन आंसर ये इस तरह से ही निकाले जाएंगे, ठीक है। सो थिंग इज ऐसे ही है कि हमने सिक्का फेंका, एक बार हेड आया, एक बार टेल आया, एक बार हेड आया, एक बार टेल आया, तो उसमें काउंट कर लो कि हेड कितनी बार आया। जैसे यहाँ पे ml डॉट काउंट हेड, ठीक है। और फिर निकाल लो टोटल कितनी बार हमने सिक्का फेंका, तो निकल जाएगा। तो किसी भी चीज की, या जैसे एक वो सवाल नहीं होता था कि एक बैग है, उसमें 5 बॉल्स पड़ी हैं, उसमें
5 तरह की बॉल पड़ी हैं, उसमें 4 रेड है, 3 ये हैं वो है, तो ऐसे लिख लो, ब्लैंक वाला सब है। 3 रेड लिख लो, 4 वो लिख लो, ऐसे लिख लो ना, रेड रेड रेड, ग्रीन 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 ग्रीन। सो वो सब आगे भी आप करो अपने आंसर में, बताऊंगा उसको कैसे करना। तो आंसर ये, तो हम लोग यहाँ पे मेथड्स पढ़ रहे हैं और इनके कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने वाले प्रैक्टिकल यूजेज भी जान रहे हैं। बट और सर डेटा एनालिस्ट में इसका प्रोबेबिलिटी का क्या रोल है? सो मैंने तुम्हें समझा दिया। नाउ एमएल डॉट, अब आगे जैसे कॉपी है उसी तरह से एक और मेथड है, उसका नाम है एक्सटेंड। तो एक्सटेंड में क्या रहेगा कि जो हम लोगों ने देखा है कि अपेंड के अंदर हम लोग एक एलिमेंट को हम केवल ऐड कर रहे थे, तो एक्सटेंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने एक लिस्ट ही जोड़ दी 6 6 5 या 4, मैंने एक लिस्ट ही जोड़ दी। तो अब क्या होगा, अब आप एमएल देखेंगे तो आप देखेंगे लास्ट में ये 664 जो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, ये पूरी लिस्ट ही अपेंड हो गई। तो एक्सटेंड का मतलब होगा कि ऐड अ लिस्ट, ऐड ऑल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट टू द एंड ऑफ दिस लिस्ट। इस लिस्ट के एंड में जो दी गई लिस्ट है उसके सभी एलिमेंट को जोड़ दीजिए। अभी हमने क्योंकि लिस्ट पढ़ा है इसीलिए मैं लिस्ट का एग्जांपल दे रहा हूं, आगे मैं और एग्जांपल भी दूंगा। तो ये जो है एक्सटेंड का काम है। अपेंड मतलब एक वैल्यू जोड़ दो, एक्सटेंड मतलब कई वैल्यू जोड़ दो। फिर अगर हम लिखते हैं ml डॉट इंडेक्स, इंडेक्स जैसे हमने सीखा था कि किसी भी वैल्यू का एक इंडेक्स होता है, तो जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम की हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें रोहन, मोहन और सोहन की वैल्यू थी। तो अगर हम लिख देते हैं कि स्टूडेंट्स डॉट इंडेक्स और यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं मोहन, तो जो भी उसकी इंडेक्स है, यानी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो स्टूडेंट डॉट इंडेक्स मोहन क्या, तो वैल्यू 1 आ गई। इसी जगह पे अगर हम सोहन करेंगे तो वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इंडेक्स मतलब क्या होता है कि वो उस दी गई वैल्यू का इंडेक्स बता देगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला जो मेथड है वो है इंसर्ट। अब देखिए अपेंड और एक्सटेंड में हम लोग एक एक वैल्यू इंसर्ट या अपेंड कर रहे थे, मतलब अपेंड में एक वैल्यू एंड में जा आ रही थी और एक्सटेंड में मल्टीपल वैल्यू एंड में आ रही थी। इंसर्ट का जैसे एग्जांपल देखिए, इसने कहा कि दूसरे नंबर पे योहन, जो भी अब नाम है, तो हम लोग दूसरी पोजीशन पे ये वाली वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। तो अब अगर आप स्टूडेंट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो दूसरी पोजीशन थी 0 1 2, वहां पे ये नया नाम आ गया और एक नाम आगे बढ़ गया। अगर हम इंसर्ट में करते हैं कि 0 1 2 3, तो 1 पे, तो 0 पे ही कर देते हैं, तो 1 पे कर देते हैं ओहन जो भी हो। तो अगर 0 पे कर दिया इसको, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो 0th पोजीशन है वहां पे वो वैल्यू आ गई। तो ये है इंसर्ट। तो अगर यानी लिस्ट म्यूटेबल है, आपने देखा लिस्ट में हम उस वैल्यू को बदल भी सकते हैं, उस लिस्ट के अंदर हम एंड में सिंगल वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, हम एंड में मल्टीपल वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, या एक एक करके हम स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर भी कोई वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ये है। फिर आता है जैसे हम लिखते हैं स्टूडेंट्स डॉट इंडेक्स के बाद आता है पॉप। पॉप क्या करता है कि एक रिमूव कर देगा एक आइटम
लास्ट आइटम को ये रिमूव कर देगा लिस्ट से और उसको दिखा देगा कि भाई ये वाला रिमूव कर दिया। तो स्टूडेंट डॉट पॉप लिखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे सोहन आप देख रहे हो रिमूव हो गया, अब योहन रिमूव हो गया, यानी 2 बार हमने इसे रन किया तो 2 बार ये रिमूव हुआ। और जब हम इसे रन करेंगे तो अब 2 वैल्यू चली गई और ये बची। इसी तरीके से ml, अगर हम ml देखते तो उसमें इतनी सारी वैल्यू हैं। अगर हम लिखते हैं ml डॉट पॉप तो जो लास्ट वैल्यू होगी वो चली जाएगी और फिर वो वैल्यू नजर आएगी। तो ये याद रखना है। तो ये पॉप का काम है। और अभी मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इन सब चीजों का यूज भी हम आगे भी करेंगे। पॉप भी तरह से ही रिमूव है। देखिए पॉप क्या कर रहा है, लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर रहा है, पर रिमूव उस वैल्यू को रिमूव कर देगा। तो जैसे मैंने कहा रिमूव 5, तो जो लेफ्ट से जो पहला अकरेंस होगा 5 का, जैसे 0 1 2 में है 5, तो ये 5 कई बार आ रहा है, तो वो लेफ्ट से जो पहला अकरेंस होगा उसे हटा देगा। देखिए 1 3 ये वाला 5 हटाया, फिर आगे के 5 रह गए, तो हमें बार बार इसको करना होगा ml डॉट रिमूव 5 जितनी बार तक रहता है। आगे जाके हम ये भी सीखेंगे कि हम लोग लूप का इस्तेमाल करके अगर मान लो हमें सारे 5 हटाने हैं इसमें से, वो कैसे कर सकते हैं। फिर एक है यहाँ पे रिमूव के बाद रिवर्स। रिवर्स का काम क्या है कि अगर लिस्ट में दिया है 1 3 6 से 6 के एंड हो रहा है, तो इसी को जस्ट इसका पैटर्न उलट दो, जो लास्ट में है वो पहला, जो पहला है वो लास्ट में, तो ऐसा पूरा ऐसा पलट दिया सीक्वेंस। तो ये आप देख सकते हैं रिवर्स का काम है सिर्फ बदल देना सीक्वेंस। फिर रिवर्स के ही जैसा सॉर्ट है, तो रिवर्स तो बिना किसी डिफॉल्ट ऑर्डर के बस रिवर्स कर देता है। सॉर्ट क्या करता है कि उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, पहले 1 2 3 3 3 4 4 4 ऐसे करके सॉर्ट हो गया। अगर हम स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट करते हैं तो ये भी आपको दिखेगा कि जो स्टूडेंट्स टेबल है, और सॉरी स्टूडेंट है, वो भी उसने सॉर्ट कर दी। पर अगर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट और यहाँ पे लिखते हैं कि रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग। एंड अगर ये थोड़ा फास्ट हो रहा है तो हम लोग इसको दोबारा भी टच करेंगे इस टॉपिक को और ऐसा रन करेंगे। सो जब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो अब आपको दिखेगा कि उसने रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। तो ये लिस्ट के कुछ मेथड्स हैं, ये लिस्ट की स्लाइसिंग है, ये है टेबल कैसे बनाएं। बिकॉज हम लोगों ने 2-3 दिन बाद आज क्लास की, तो हमने इसको काफ़ी चीज़ें डिस्कस की यहाँ पे। आप लोग ये सारा कुछ रिवाइज कीजिए। आप लोग को जो भी डाउट्स नज़र आ रहे हैं, जो भी डाउट्स आते हैं एट द टाइम ऑफ रिवीजन, वो आप शेयर कीजिए नेक्स्ट क्लास में। पूरा वीडियो प्रोसेस करके अभी चैनल पे चला जाएगा।